परम पावन पंचकोशी यात्रा के श्रद्धालुओं को सादर प्रणाम। युग धर्म का एक अत्यंत आवश्यक संदेश आपकी सेवा में अर्पित है। सबसे पहले आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं प्रसिद्ध विद्वान और आचार्य कावेरी शोध संस्थान के निर्देशक डॉक्टर श्याम सुंदर निगम। प्रतिहारेश्वर से चालू होती है उज्जैन से, पिंगलेश्वर, कायावरोणेश्वर, विल्वेश्वर, उत्तरेश्वर, फिर पिंगलेश्वर होती हुई ये चारों क्षेत्रों को पार करते हुए उज्जैन आ जाती है। ये पंचकोशी यात्रा है। पुराने समय में एक इसके ठीक विपरीत यात्रा भी चलती थी और वो यात्रा इसकी विपरीत दिशा से होती हुई उज्जैन आ जाती थी। कुछ लोग प्रतिदिन यहाँ से जाते हैं, एक द्वार जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे द्वार जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तीसरे दिन तीसरे द्वार जाते हैं, वापस आ जाते हैं, चौथे दिन चौथे द्वार जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इसको चार द्वार यात्रा कहते हैं। ये सब पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत ही स्कंद पुराण द्वारा वर्णित किया गया है। पंचकोशी यात्रा एक प्रकार से पुराने अवंती क्षेत्र की परंपरा है। ये अवंती क्षेत्र 13 कोस लंबा और 9 कोस चौड़ा था। महाकालेश्वर इसके क्षेत्राधिपति माने जाते हैं। ये सारा एक शैव क्षेत्र था, अर्थात इस समुच्चय क्षेत्र का प्रमुख देवता भगवान शिव माने जाते थे। क्षेत्राधिपति अगर महाकाल है तो 4 दिशाओं में 4 क्षेत्रपाल भी होना चाहिए। इसलिए पिंगलेश्वर पूर्व में, दक्षिण में कायावरोणेश्वर, पश्चिम में विल्वेश्वर और उत्तर में उत्तरेश्वर, ये 4 क्षेत्रपाल रहे हैं और इनके मध्य पूरा अवंती क्षेत्र महाकाल वन रहा है। और इसी वन की परिक्रमा करना, इसी क्षेत्र की परिक्रमा करना पंचकोशी यात्रा का उद्देश्य रहा है। ये काम सदियों से होता चला जा रहा है, आगे भी होता चला जाएगा। अब जब हम एक पवित्र क्षेत्र की परिक्रमा कर रहे हैं तो हमारा ये पुनीत कर्तव्य है कि हम उसको साफ रखें, यहाँ से कुछ शुभ गांव पे ले जाएं, हम अपने गांव को कोई पवित्र संदेश दें। कल वो पवित्र संदेश भजन के माध्यम से भी जाता था, कीर्तन के माध्यम से भी जाता था, धर्म के अलग अलग विधानों के माध्यम से भी जाता था, पर आज समय बदल गया है। हमें अपने धर्म को में कुछ नई चीज़ें जोड़ना चाहिए। वे नई चीज़ें इसलिए जोड़ना चाहिए कि कल तक वैसा जीवन नहीं था, आज जीवन परिवर्तित हो गया है। आज जीवन में प्रदूषण आ गया है, वृक्ष काट लिए गए हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, नाले सूख रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, कारखाने बढ़ गए हैं, प्रौद्योगिकी बढ़ गई है। इस कारण से कई नई समस्याओं ने जन्म लिया है और इस समस्याओं का निराकरण करना हम अपना धर्म मानना चाहिए, और नहीं तो हम अपराधी हो जाएंगे। धर्म केवल वही नहीं है कि भगवान की उपासना करें। धर्म सच्चा वह है हम मनुष्य की उपासना करें, मानव कल्याण की उपासना करें। इसलिए मैं पंचकोशी यात्रियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कुछ नया संदेश लेकर घर घर जाएं। एक संदेश यह है कि गांव-गांव में ढेरों से जानवर मरते हैं, गांव-गांव में प्रदूषण फैलता है। इसका प्रमुख कारण है हमने पॉलीथीन के बैग्स को, पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना चालू किया है। आप जानते हैं, थोड़ा सा भी इसमें कुछ सामान या कुछ भोजन लगा रहता है, जानवर खा जाते हैं, आंतों में फंस जाता है, जानवर तरफ से मर जाते हैं। क्या हम अपने जानवरों को इस प्रकार मारते हुए देखना चाहेंगे? क्या हम अपने गाँवों में प्रदूषण फैलाना चाहेंगे? क्या हम अपने नदी और नालों में इस प्रकार की चीज़ें रखना पसंद करेंगे? इसलिए हमारा पहला धर्म ये है, पहला कर्म ये है, पहला मर्म ये है, हम पॉलीथीन बैग का प्रयोग नहीं करें और न करने दें, इस प्रकार का अभियान चलाएं। ये तो एक बात हुई। हमारे अपने क्षेत्र में हमें वृक्ष भी लगाना चाहिए, हमारे अपने क्षेत्रों में नदी नाले शुद्ध साफ बने, हमारे जानवर और हमारे लोग अच्छे पानी में स्नान करें, अच्छा पानी पिए। इस विषय पे भी एक संचेतना हमारी जगनी चाहिए। ये भी हमारा धर्म है। हम वृक्षों को हरा भरा रहने दें, उन्हें काटे नहीं। अपना खेत, खलियान, नदी किनारे सारे वृक्ष रखें और जो एक वृक्ष को अगर हमने पनपाया, पल्लवित किया, तो वस्तुतः हमने एक भगवान की उपासना की।
पंचकोशी यात्रा से संदेश लेकर जाएं। हमारे क्षेत्रों को हम साफ रखें, पॉलीथीन विहीन रखें, प्रदूषण से दूर रखें, पर्यावरण में सुधार करें, हमारे जल स्रोतों को साफ रखें, गंदे नदी नाले हमारा गांव का पानी अपने अपने घरों के पीटों में डालें, वो पानी अंदर उतर जाएगा, साफ रहेगा, उसे सड़कों पर बहने न दें। और सबसे बड़ी बात है, जिन जल स्रोतों में ये पॉलीथीन की बैग्स आ जाती है और सारे पानी को दूषित करके और रास्ता रोक देती है, इससे हमको मुक्त होना चाहिए। जानवरों के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए आज की मांग है पॉलीथीन मुक्त जीवन जिया जाए। और मुझे विश्वास है कि सब यात्री मिलकर इस संकल्प लें कि हमें पॉलीथीन से मुक्ति मिले और पॉलीथीन के साथ जुड़ी हुई जो भी पर्यावरण को दूषित करने वाली समस्याएं हैं उनकी निराकरण का संकल्प लें। इस संकल्प के साथ अगर आप लौटे, भगवान महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है, चार द्वार के 4 देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, उज्जैन के सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा। भगवान की उपासना करो न करो, मनुष्य की उपासना करो, प्राणियों की रक्षा करो, उनके दुख का हरण करो, ये आज के युग का धर्म है। और मुझे विश्वास है सारे यात्रीजन ये संकल्प लेकर के अपने अपने घर जाएंगे ही नहीं, वहाँ पे प्रचार प्रसार करके अपने जिन कारणों से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारी प्रदूषण, हमारा वातावरण बिगड़ता है, हमारे खेत खलियान दूषित होते हैं, हमारे प्राणियों पर संकट आता है, उन कारणों का निराकरण करें। यही परमात्मा की वाणी है और यही परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। आप उसके पात्र बने और सही अर्थों में पंचकोशी यात्रा को के अच्छे यात्री बनकर अपने और अपने गांव के जीवन की अच्छी यात्रा को पार करें। मैं इन कामनाओं के साथ आपको एक बार पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं आप बार बार आएं, अच्छे वातावरण को लेकर आएं। भूत भावन भगवान महाकाल की अनादि नगरी है उज्जैनी, जहां शताब्दियों से पंचकोशी की पावन यात्रा प्रतिवर्ष नाग चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर से आरंभ होती है। भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने से ही अज्ञान और पाप का नाश होता है, ज्ञान और पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग चंद्रेश्वर महादेव मन के साथ ही तन को भी निरोग और सुंदर बनाते हैं। मन के साथ ही शरीर भी स्वस्थ और निर्मल रहता है, तभी भगवान की सच्ची भक्ति हो सकती है। देवी हरसिद्धि भी तभी प्रसन्न होती हैं जब सब और स्वच्छता और सुंदरता हो। इसीलिए तो हरसिद्धि मंदिर के भीतर भक्तजनों ने बावड़ी की सफाई की और पॉलीथीन से बावड़ी को मुक्त किया। लेकिन केवल मंदिरों के भीतर सफाई रखने से गांव और समाज तो साफ स्वच्छ सुथर नहीं सकते। आज जहां देखो वहां पॉलीथीन का कचरा गांव और शहर को सब ओर से दिखाई देता है। यह दृश्य है हरसिद्धि मंदिर के बाहर रुद्र सागर सरोवर का। पुराण प्रसिद्ध जिस रुद्र सागर सरोवर में कभी कमल के पुष्प खिला करते थे, आज वहां पॉलीथीन की विषबैल बिखरी हुई है। पॉलीथीन का जहर आज पृथ्वी मात्र के लिए भीषण संकट बन गया है। इससे हमारे गौधन के लिए भी प्राण संकट उपस्थित हो गया है। हरसिद्धि और महाकाल के मध्य ये जो मवेशी दिख रहे हैं, खाने के लालच में ये पॉलीथीन भी निगलते जा रहे हैं, जो उनके पेट में पहुंचकर उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। पॉलीथीन से
के संकट से आज संत महात्मा, गौशाला के संचालक और किसान सभी चिंतित है। यह है बड़नगर रोड पर तिलकेश्वर महादेव का मंदिर। तिलकेश्वर महादेव के मंदिर में एक गौशाला है जिसका संचालन करते हैं एकलव्य जी महाराज। हमारी परंपरा में गौ माता हमारी धरती माता की प्रतीक है। जब जब धरती पर पाप और अत्याचार का बोझ पड़ता है, तब धरती माता गौ माता का रूप धारण करके ही भगवान से अवतार के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन इस कलयुग में तो पॉलीथीन का ऐसा दाना उत्पन्न हुआ है जो धरती माँ की गोद में जाकर उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहा है और गौ माता के गर्भ में जाकर उसकी मृत्यु का कारण बन रहा है। इसीलिए तिलकेश्वर महादेव की गौशाला के संचालक स्वामी एकलव्य जी महाराज जैसे संत महात्मागण पूरा प्रयत्न करते हैं कि गौशाला की गायें, बछड़े, बछड़ियां बाहर न जाएं। देखिए देखिए किस प्रकार महाराज अपने बछड़े बछड़ियों को बाहर जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है यदि ये बाहर जाएंगे तो पॉलीथीन इनके भी पेट में जाएगा जो इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। पंचकोशी यात्रा का पहला पड़ाव यह है भगवान पिंगलेश्वर महादेव का मंदिर। आज जब हमारे मध्य प्रदेश में पंचायती राज और उसके बाद जिला सरकार बन गई है, तो वो समय आ गया है जब गांव शहर की हर माँ, बहन, भाई, भाभी, दादी, भैया, दादा, हर छोटे बड़े को यह संदेश पहुंचाना है कि हिल मिलकर सुखी और निरोग समाज कैसे रह सकता है। जब जब समाज में प्रदूषण बढ़ा है और सद विचारों की आवश्यकता हुई है, तब तक भगवान के अवतार हुए हैं। उज्जैन एक पुण्य धरा है और यही पुण्य अवतार हुआ था कहीं सम्राट विक्रमादित्य का। महाराजा विक्रमादित्य बहुत महान थे और उनसे भी बढ़कर थे उनके बड़े भाई राजा भर्तृहरि, जो उज्जैनी का सब राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए थे। संत योगी राजा भर्तृहरि के साथ अमर है उनकी रानी पिंगला की कहानी। सती पिंगला की याद भी जुड़ी है भगवान पिंगलेश्वर मंदिर से। पिंगलेश्वर हो या उज्जैन, आज वो समय आ गया है जब पॉलीथीन की चिंता हर तरफ हो रही है। इसके शहर में अभी जानवर बहुत मरी रही है को खाते, जानकारी में हो गई आपको, सबकी जानकारी है। तो शहर में तो इसकी गंदगी बहुत फैली रही है, लेकिन अभी कभी हम आया तो देखा आपके गांव के बाहर भी है नहीं, सब दूर है। उसमें क्या है साहब, ये अपन तेल है या मिठाई है या कोई भी खावा पिया चीज में भरला, वो सुगंध से जो है वो गाय बैल भैंस खाई जाए और ये जो है अभी बागोल जो करे उन्हें माए आवे को नहीं, जैसे खाए ऐसी अंदर के अंदर जम जा करे। तो ऐसा अभी भी पड़ा है साहब
गाँव में लोगों ने इसको लाना कम किया कि हाँ नहीं करिए सब कहीं कम करे अब वो आप मतलब जानवर की क्या था, गाँव वाले का ही था कि कोई बाहर से आया? गाँव का था, बाहर का भी तो वो तो बिना बाचा का जानवर है। अच्छा, और ये गाँव बाहर से करो कहीं आप लोग इनमें सामान लाने के बाद कहीं करो इसको कहीं करा फेंकी नहीं फेंकी दो। हाँ और तो फेंकी न कहीं हुआ उसके बाद ये। कहीं या उड़ी जाए खाता या खतर में भी नहीं हटे साहब ये तो जरा सामान नहीं चूल्हा अरे कुएं में गिर जाए, चूल्हा में भी वो बदबू आवेगी। कुएं में गिर जाए तो पानी बंद कर दे। हाँ, फुटबॉल में गुजरात निकले नहीं, बहुत फुटबॉल में निकल जाए तो तकलीफ हो जाती है। अरे मोटर बंद हो जाए साहब हमारी तो फिर अपन लावा का रास्ते जब अपने को मालूम है कि हम जानवर ही मरी जाए, अपने ये मालूम है कि कुएं में गिर जाए तो फुटबॉल में फंसी जाए, फिर अपने को तकलीफ हो। हाँ सही है, नहीं ये हमने तो है नहीं, अब लाए थे इसको खुद ही चूल्हे में आग में लगा नहीं, उससे बहुत जहरीली गैस निकली। और उससे जहरीली गैस हो ये सही है। हाँ नहीं, कहीं करो, आप जब छोटा था तब कहीं करता था, तो सामान दाल में लाता था। डब्बा डब्बे में। डब्बा डब्बी तेल का एक काट का पानी में लाओ नहीं, कहीं दिक्कत है अपने। अब तो ये दुकान पे भी है नहीं, बंद करवा लगी तो अपने मालूम है कि इससे आप नुकसान, शहर वाले ने तो आप गए ना, आपने दे दी कि ले जाओ सामान आप, ये नहीं नुकसान आपने लाके यहाँ फेंकी दी। कभी जानवर खाई रहा, कभी कुएं में, आपने बताया कुएं में चली गई, फुटबॉल में फंस जाए, दिक्कत है। अच्छा चलो वहाँ भी नहीं जाए, कुएं में भी नहीं जाए, जानवर भी नहीं खा, उड़ी नहीं जाए तो फिर कहाँ जाए? उड़ी नहीं जाए तो आपकी जमीन पे गिरे, गिरे नहीं थी, खेत में भी नहीं सड़ा, नाच भी नहीं। खेत में सड़े नहीं और ये जमीन में उतरी जाए आपने। देख जमीन में उतरी की नहीं अच्छा इका ऊपर मिट्टी पड़ी जिन जो पौधो अगर इका ऊपर हो गया तो उका वो जड़ छोड़ी ना अंदर नहीं जा सकते जमीन में नहीं जा सकते। वो इका ऊपर जड़ या मैं अनुमान दे छोड़ी सही है। वो जड़ इका ऊपर फेरा करेगा हाँ। और वो पानी अगर नहीं मिले तो पौधो बहुत जल्दी सूख जाए, सूख जाएगा, मर यह जाएगा, भी नुकसान है। मर जाएगा। हाँ मर जाए, ये भी मालूम है मर सबके? जाए। हाँ ये भी सबके मालूम है। यह भी हमारे मालूम कर है। लो बात, अगर अगर ये मालूम, देखो- वो भी मालूम, वो भी मालूम, फिर भी लाई रहे आप। अब इका ऊपर जैसे मिट्टी गिरी की अपन, अब हम लोगों ने गौर तो करी को नहीं अभी ऐसा एक दो कवा हमने ध्यान जरूर रखा। होएगा ना, सही है, वो ऊपर तो- का खाद है हाँ, उसमें हमने गोबर में चली गई अपने खेती। हाँ। अब वो खाद हमने खेत में डाल दिया, अब वह है तो उसके ऊपर अगर पौधा होगा तो वो जल्दी उसको आप 2-4 दिन तक देखो उसको पानी होएगा मत नहीं दो, ना, जब वो मर जाएगा, उसकी मिट्टी जड़ नहीं नहीं मिलेगा जाएगा। तो वो जड़ होएगा कहाँ? जब जब इसमें से पास ही नहीं होगी, बाहर ही हाँ नहीं तो निकलेगी, वो मरेगी, पौधा भी मरेगी, मर जाएगा। ये पौधा भी भी नुकसान है हम लोगों को, इसलिए तो आप बंद कराई दो। हम थोड़ी बंद करा, आप लाना बंद कर दोगे? नहीं तो अब हम भी लानो बंद कर देंगे। आप लाना बंद कर दोगे तो गाँव में बंद हो जाएगा। घोषित हो गया नहीं है। हाँ? हाँ और आपने ये राय जो दी है तो आज से ये गांव में हम लोगों ने तो सुन लिया और 10 आदमी ये हमारे और भी साथ ये हमारी भी संख्या है कि जो कि संख्या हमारी पूरी हो गई। भाई जानवर एंड हो रहा सही है, बात। कुएं में गिरा तो पानी में तकलीफ, पानी में। खेत में गया तो तकलीफ। अच्छा चलो बारिश वो तो आई गई, फंस नीचे गई। गिर गया तो पानी उतरेगा नीचे? सही अरे हवा में अभी उतरेगा नहीं। नहीं, खेत में आपके गिरी गया ये, यहाँ पड़ी हुई है तो हाँ, गिरी, ऊपर से बारिश हुई, तो बारिश हुई तो नीचे पानी जाएगा कहीं? नहीं जाएगा नहीं, वो ही बह जाएगा। ये इसके ऊपर भले मिट्टी भी चढ़ी जाती है सड़ेगा कोनी और इसके ऊपर जो अपन नाई पानी निकलेगी जाएगा नहीं तो या पानी बीज निकल जाएगा। इसके ऊपर बीज बोवा गया हाँ। ले नहीं पा तो वो उगी आवेगा, पानी जो ज्यादा होगा तो उगी आवेगा तो वो फिर मर जाएगा। ये इसके नीचे जरूर नहीं जाने देगा। नहीं, वो तो नहीं, वो तो आपका बीज तो गया, मर गया। मर गया हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि खेत में ऐसे फैल गई ज्यादा ही है हाँ तो और वो तो- बरसात होगी जब, हाँ तो बेकार हो गया ना, तो पानी भी नीचे उतरेगा कि नहीं उतरेगा? नहीं उतरेगा नहीं। सब बह जाएगा हाँ वो। फल बे जाएगा और ये सड़ेगा नहीं और अनाज भी वो आपके अंदर जो जमीन में पानी होना चाहिए हाँ पानी होना वो भी कम होगा, वो तो पानी उतरेगा नहीं तो अंदर का पानी भी कम होगा, सही सही। पौधा भी नहीं हो रहा अपना, गर्मी भी दे गर्मी भी दे। अच्छा अभी बता कि इसको अपन अपने मुंह पे यूं लगाई ना, हाँ। तो सांस ले सका अपन? ले लेवाई तो जब पौधे के ऊपर किसी के हाँ, तो ऊपर ले उड़ी नहीं लेवाई, गया, ले लेवाई। ये अपने उस पे फसल पे गया तो नुकसान है। तो उसकी वो भी सांस ले, लीवरे में भी सांस है ना साथ क्यों नहीं है? अपने पौधा भी सांस ले, तो जो अपन सांस भी ले सका तो वो सांस भी नहीं ले सही सकेगा, बात। उससे भी मरेगा अपने पौधा। नहीं नहीं ये बात तो बिल्कुल निश्चित है साहब। बाबा हम तो अभी के है नहीं, जो हम लोगों ने तो नियम कर लिया है और हम और भी 10 आदमी ने समझाओगे भाई ये काम मत करो। लोंडी पिटवा देंगे यार गाड़ी। पंचकोशी का जो पहला पड़ाव ये है, जी हाँ सर। तो दिन 1 लाख पब्लिक आएगी। हाँ करीबन इतनी का हाँ, इस साल आएगा। 1 लाख पब्लिक आई, उसमें 25,000 व्यक्ति पोलोथीन के बैग में या इसमें थैली के अंदर सामान लेके आ सब गए, आएगा। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? अब उसके लिए तो क्यों एक काम नहीं करा अपन, पर अब भी तो लई तो आएगा साहब। अच्छा चलो ठीक है पुजारी जी। अब यहाँ को काम हो अपन कभी कोई बेचेगा तो हम रेजा का माए ऐलान करता रहा कि भाई पोलोथीन की थैली में कोई भी सामान आप मत लो और ना बेचने वाले सिर्फ कहते हैं कि मत बेचना। अरे झगड़ा तो हो ही नहीं सकता साहब हम लोग। फिर ऐसा कर दो, एक आध दो ड्रम रख दो, हाँ कि भैया कचरा यहाँ वहाँ मत फेंक दो, हमारे जानवर नहीं खाए, खेत में नहीं जा। हाँ इसमें एक जगह खड्डे में जगह डाल पे दो। जिला और संभागीय स्तर के पशु चिकित्सकों के अनुभव पॉलीथीन कैरी बैग्स के संबंध में अब हम जानेंगे। सिर्फ ये है कि सुबह छोड़ देते
पशु जितने भी बाजार में चरते हैं वो जहाँ पे कचरा घरों का फेंका जाता है उस कचरे में प्लास्टिक की थैलियाँ, संग में भोजन जो घर का बचता है, दाल रोटी या कोई घर में आपके पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में लड्डू या प्रसाद बांटा जाता है। वो थैलियाँ आलपिन लगी हुई रहती है, वो फेंक दी जाती है ढेर पे कचरे। पशु घूमते फिरते आते हैं, उन पशु कचरे के ढेर में से वो खाना खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियाँ पेट में ले जाती। यही थी 15 दिन के अंतराल में मिली थी, एक 10-15 पशुओं की मृत्यु हुई थी। वो अकाल मृत्यु की जांच की वजह से हम लोग परेशान थे और उनका शव परीक्षण करीब 14 गायों का हमने किया था। उन 14 ही गायों में प्लास्टिक 15 से 25 किलो प्रत्येक पशु में निकाला गया। अब गर्मी में ये प्लास्टिक जो गलता नहीं है, पचता नहीं है और बाहर निकलता नहीं है, पेट में थैली एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है और वो पूरा बोझा, यानी पशु को अगर नुकसान नहीं भी होता है तो कम से कम उसका आधा पेट प्लास्टिक की थैलियों से भरा रहता है, तो उसकी खुराक आधी रह जाती है, क्योंकि आधा पेट तो उसने प्लास्टिक की थैलियों से ही रखा हुआ, तो उसका उत्पादन तो निश्चित कम होता है। मृत्यु होने का कारण यही होता है कि अगर आलपिन संग में लगी हुई है तो पेट में घाव करती है, चोट पहुँचती है, दस्त लगते हैं, गैस बनती है, इतनी ज़्यादा गैस बनती है कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और अचानक मृत्यु हो जाती है। गर्मियों में ये प्यूट्रिफिकेशन बहुत होता है, सांस लेने में जानवर को गैस भर जाने से मृत्यु हो जाती है। अफरा चढ़ेगा और इतना अफरा चढ़ता है कि प्रेशर आ जाता है डायफ्राम के ऊपर, लंग्स पे, टिम्पनी की वजह से कैसे जाता है। और वो इसमें एक चीज है, प्लास्टिक गलती नहीं किसी तरह से भी, यदि जमीन में भी गाड़ो तो भी नहीं गलती। हम सब लोग प्रण कर लें और अगर ये प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग को बंद करवाते हैं, इसकी जगह जो नई दुनिया पेपर या दैनिक भास्कर पेपर जो आते हैं पेपर हो, कागज अगर खाएगा तो पैकेट में अगर किराना वाला भी सामान देने लगे तो ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। नहीं, कागज अगर खाता तो कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, सेलुलोज है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें से दूध में फायदा होगा, प्लास्टिक नुकसान नहीं आएगा वो कागज अगर खाए, डाइजेस्ट बाय एनिमल्स। लेकिन प्लास्टिक तो गलती नहीं किसी तरह से। अभी राष्ट्रीय चिकित्सा संस्था ने कुछ प्रयास किया पिछले 6 माह से, तो उसका रिस्पांस मार्केट में एग्जैक्टली मैंने आज ही सुना लोगों से कि कुछ सब्जी वालों ने डिसीजन ले लिया है उज्जैन में, वो जब भी सब्जी बेचेंगे और कोई खरीदार अगर पॉलिथीन बैग नहीं लेके आता और घर से अगर थैली लेके आता है तो वो उसके उपलक्ष्य में थोड़ी सी सब्जी ज्यादा दे देंगे। ऐसा प्रचलन आज यहाँ सुनने में आया एंड इट्स गुड मोटिवेशन। डॉक्टर रतलाम में जो अभी कुछ दुर्घटना हुई थी जावरा में, मूलतः जावरा में, तो उस बारे में भी पॉलिथीन एक कारक रहा है पशु की मृत्यु का। रतलाम में जावरा में जानवर मरे हैं, करीब 100 ऊपर जानवर मर चुके हैं विगत 3 माह में, और उनमें मेन रीजन जो निकला है वो पॉलीथीन बैग से निकला। मैं वहाँ गया था, वहाँ पे पशुपालकों से भी चर्चा हुई, मीटिंग थी, सभी अधिकारी लोग भी थे। तो लोगों का आक्रोश था कि सब ये पॉलीथीन बैग्स का यूज बंद करवाओ। तो हमने कहा कि एकदम 100% यूज बंद नहीं हो सकता और ये आज पॉसिबल भी नहीं। कम से कम प्रशासन ये व्यवस्था कर दे कि भाई कोठियाँ रखवा दे जगह जगह पे, वार्ड में, तो उसमें अपन वेस्ट मटेरियल जो है उसमें डाल दें कोठियों में। बड़ी कोठियाँ रखें तो जानवर उसको खा नहीं सकते। दूसरा एक मेन बचाव का उपाय है कि अपन अपने जानवरों को बांध के रखें। वहाँ पे भी ये चीज मैंने बोली मीटिंग में कि दूध निकालने के लिए, दूध लेने काम में लेने के लिए आप गाय को रख रहे हो घर में शाम को, और सुबह दूध निकाला और उसको वापस बाजार में भेज दी, तो बाजार में तो अब उसको जो मिलेगा वो खाएगी ना। जब तक भूखा नहीं रहेगा जानवर फालतू चीजें नहीं खाएगा, जब भूखा होगा तभी फालतू चीज खाएगा। अपन खिलाते नहीं है, अपन सिर्फ दूध के लिए जानवर का उपयोग कर रहे हैं कि शाम को आया जानवर, दूध निकाल लिया, उसको रवाना कर, वापस सुबह रवाना कर दिया, बाजार में जो मिलेगा वो खाएगा। तो पॉलिथीन बैग में आप देखो कि अक्सर अपन जो सामान लाते हैं बाजार से तो कुछ न कुछ चिपका हुआ उसमें रह जाता है, उसके लालच में जानवर ज्यादा खाता है पॉलिथीन। ये धीरे धीरे पेट में, रूमन में जो है इकट्ठा होता जाता है। जानवर के इसके 4 पोर्शन रहते हैं पेट में, तो रूमन में जैसे इकट्ठा होता गया वो पॉलिथीन, तो जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो। रूमिनल मूवमेंट मेन चेक होते हैं, मेन यही प्रॉब्लम है कि रूमिनल मूवमेंट बंद हुए, गैस बनी, ऊपर जो है गैस से भी ऊपर डायफ्राम पे प्रेशर है, लंग्स में प्रेशर आता है, रेस्पिरेटरी फ्लूइड से भी जानवर मरता है।
शॉर्ट में ही अब जब तक अपन पोस्टमार्टम नहीं करते, जब तक अपने को रीजन मालूम नहीं पड़ता है। यह है पोस्टमार्टम का एक दृश्य। एक गौ माता शेष नहीं रही। क्यों नहीं रही? इसका जब चीर फाड़ कर यानी पोस्टमार्टम किया तो मौत का कारण क्या सामने आया? पॉलीथीन, सिर्फ पॉलीथीन, सिर्फ पॉलीथीन और सिर्फ पॉलीथीन। खाने से जानवर मर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से हो रहा है। शहरी क्षेत्र। और ये बीमारी गांव की तरफ भी प्रवेश कर रही है। ऐसा है? तो उसके लिए तो बाबा गांव में आप लोगों को बोलो कि पॉलीथीन की थैली में कहीं भी नहीं लानो अपने। अच्छा ये बताओ, नहीं तो अपना आप बाजार से कभी सौदा वौदा ले जाओ तो पॉलीथीन ले जाओ कि नहीं? हाँ ले जाओ ना, ले जाओ। उसका कहीं करो फिर ये बस ये उड़ी जा, उड़ी कहाँ जा, खेत वेत में जा, खेत में जाए, चारा में, घास में अड़ जाए मुझे। तो जानवर खाए वो तो मरे, जो खेत में जाओ उसका कहीं हुआ। ये देख लो, अब इतना सा छोटा सा बछड़ा है, ये बिहार ये निकला, इतना पॉलीथीन देखो, ये इतना सारा। अब उसके पेड़ धरती माता की गर्भ में घुसकर भी न मरने वाला यह पॉलीथीन, गौ माता की अंतड़ियों में जहर बनकर फंसने वाला यह पॉलीथीन, आज समाज में सब कुछ छिन्न भिन्न करने वाला यह पॉलीथीन, रिश्तों का तार तार बाकी नहीं बचा है, सिर्फ बचा है पॉलीथीन। इति श्री वाल्मीकि रामायणं त्रिचत्वारिंशः सर्गः। भगीरथी तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। पीड़ितां प्रीत्वा वसुमतीं राम वत्सरं समोपासत। श्री राम। देवादिदेव ब्रह्मादि चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। अथ संवत् से ऐलान करके बता रही है। जैसे ऋग्वेद में
दो शब्द हैं, एक है अक्ष और दूसरा है कृष। कृष करने के लिए ऋग्वेद का संदेश है, हम कृष करें। कृष से मतलब होता है खेती गृहस्थी का काम, खेती गृहस्थी से हम अपना जीवन बसर करें। और अक्ष से मतलब होता है ये आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति को ऋग्वेद कहता है कि इससे विश्व का विनाश हो जाएगा, इसलिए इससे मत खेलो। अक्ष से खेलने की मनाही है कि आप अक्ष न करें, आप कृष करें, ऐसा ऋग्वेद का संदेश है। अब देखिए कि ये जो पॉलिथीन है ये क्या है, ये क्रांति, औद्योगिक क्रांति जो हुई उसी का ये फल है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमने प्लास्टिक का इतना विस्तार कर दिया इस क्रांति के चलते। ये आज प्रत्येक घर में महीने भर में किलो 2 किलो पॉलीथीन पहुंच जाता है। आप दूध लीजिए तो पॉलीथीन में आएगा, कोई साग सब्जी लाइए बाजार से खरीद करके पॉलीथीन में आएगा, कोई फ्रूट्स लाइए खरीद करके पॉलीथीन में आएगा, गरम गरम जिलेबी हलवाई के यहाँ लीजिए वो भी पॉलीथीन में आएगा, आप परवल और सेब लीजिए वो भी पॉलीथीन में आएगा। तो इस पॉलीथीन से बर्बादी क्या हो रहा है, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा जो है ये गलता नहीं है, जलता नहीं है, मरता नहीं है, सड़ता नहीं है, तो वह दूसरा ही ये आत्मा है, ये गलता नहीं है। आप इसको कितनों गलाइए ये नहीं गलेगा, और जला भी दीजिए तो इसका तत्व मिट्टी में मिल जाता है। हर तरह से ये हानिकारक है और हम लोग इस बात को समझकर भी अनजान बन करके उसी में लगे हुए हैं। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुभे मृगया। असंभव है, सोने का मृगा का जन्म नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी श्री राम उस मृगा पर, उस माया के मृगा पर लोभित हो गए, उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा क्यों हुआ? वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि प्रायः संपन्ना विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। जब मनुष्य पर विपत्ति आने को होती है तो बुद्धि मलिन हो जाती है। वही हाल आज विश्व का हो गया है। विश्व के नाश का समय आ गया है और सारे लोगों की बुद्धि मलिन हो गई है। लोग जान रहे हैं, लोग देख रहे हैं। साहब दिल्ली में एक गौशाला, 2 गौशाला में सरकार ने खोली थी और उसमें किसी में 3000 गाय, किसी में 2000 गायें थी और 1 महीने के अंदर 150 गाय एक गौशाला में मर गई, दूसरे गौशाला में 300 गायें मर गई, फिर दूसरे महीने में गायें मर गई उसी रफ्तार में। तो उसका पोस्टमार्टम किया गया और इसका पता लगाया गया क्यों गौएं मर रही हैं, भोजन ठीक देते हैं, सबका देखभाल बढ़िया से होता है, फिर मर क्यों जाती हैं। तो उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पे किसी गाय के पेट से 12 किलो, किसी के पेट से 15 किलो पॉलीथीन निकला। जो हमारा मूलाधार है, हमारे देश का मूलाधार है गाय और खेत, कृषि और गाय हमारा मूलाधार है। और ये नष्ट कर रही है पॉलीथीन, जमीन को भी नष्ट कर रही है। ये जमीन में सड़कर, जमीन में मिल करके जला करके लोग, ये सड़ती गलती तो नहीं है, जला देते हैं लोग, जल करके जो इसका रस गिरता है वो मिट्टी में मिलता है और वो मिट्टी के लिए हानिकारक है। तो जमीन को भी बर्बाद कर रही है और दूसरा जो मूलाधार है हमारा गाय, उसको भी मार रही है। ये हमारे पशुओं को भी ये मार रही है पॉलीथीन। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, हम कोई ब्रेक नहीं लगा रहे हैं उस पर। आज देश में इस बात पर चिंतन होना चाहिए
इस बात पर बहस होना चाहिए और कारगर बहस होना चाहिए कि भाई जब हानिकारक है तो उसका त्याग करना चाहिए, उसका कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप दुकानों में जाएं तो दुकानदार से कहें कि मुझे कागज के ठोंगे में सामान दो, पॉलीथीन नहीं चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप भाषण देने वक्त मंच पर खड़ा होकर के कहते हैं कि पॉलीथीन बहुत खराब है, नाशकारक है, लेकिन सामान लेने वक्त आप कहते हैं हम तो झोरा भूल गए, पॉलीथीन में दे दो। आप पॉलीथीन घर लेकर के आते हैं, एक जहर घर के लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम लोगों का चिंतन कारगर चिंतन होना चाहिए। कारगर चिंतन से मेरा मतलब है कि जिस चीज जो कि सर्वमान सत्य है, इससे हमारा नाश हो रहा है, इससे हमारी क्षति हो रही है, इससे हमारा मूल आधार नष्ट हो रहा है, उसका हम उपयोग न करें, उसका हम इस्तेमाल न करें, ऐसा हमको करना होगा। आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हर तरह से आप देखिए कि पॉलीथीन जो है हमारे लिए लाभदायक नहीं है। हम पहले सामान लाते थे, पत्ते में लाते थे सामान, कागज में लाते थे सामान, और तरह तरह के उपकरण था जिसमें कि हम सामान लाते थे। लेकिन आज वो सारे खत्म हो गए और पॉलीथीन ही बचा हुआ है, और इसका मुनाफा एक दो आदमी को होता है। इसका मुनाफा आम आदमियों को नहीं होता है। एक दो चार आदमी सारे देश, सारे विश्व को पॉलीथीन सप्लाई कर देता है और वो पैसा बटोर लेता है। तो इस तरह जो उद्योग का एकीकरण हो गया है, उसका ये फल है। तो हमें चाहिए कि हम पॉलीथीन का बहिष्कार करें। आप सामान खरीदने जाएं तो आप पॉलीथीन में सामान न लें, आप प्लास्टिक के बैग में सामान न लें। आप जब ऐसा करेंगे तो दुकानदार मजबूर होकर के कागज का ठोंगा इस्तेमाल करेगा। और हमको तो ख्याल है जब हम छोटे थे तो ये ढाक का जो पत्ता है, सखुआ का जो पत्ता है, इसके बंडल में बांध करके धनिया, जीरा, मरीच, मिठाई, तरह तरह का सामान इसके पत्तों में ही रस्सी लपेट करके ऐसा बांध देता था और उससे हमारे गरीब लोगों को लाभ होता था। ये पत्ता कौन तोड़ता था? पहाड़ पर रहने वाले, जंगल पर रहने वाले लोग इन पत्तों को तोड़ते थे और शहर में ला के बेचते थे और उनका जीवन गुजारा होता था। लेकिन आज वह नहीं हो रहा है। क्यों? कि आज ये फैशन चल गया है और फैशन के चलते हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तो फैशन में मत डूबिए, वास्तविकता में आइए। वास्तविकता में जब आइएगा तो आपको लाभ होगा, आपके समाज को लाभ होगा, आपके देश को लाभ होगा और विश्व को लाभ होगा। संसार देखेगा ये हानिकारक चीज है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कुछ संदेश आपकी ओर से हो? गायों को छोड़ना नहीं चाहिए इस तरह से। आज हम तो किसी गाय को बाहर जाने नहीं देते हैं। गाय की बाहर में हम देखते हैं कि कुत्ता, सुअर, गाय और गधा एक ही ढेरी में खाता है, सब एक ही जगह खा रहा है और सभी झपटते हैं एक साथ और सड़ा हुआ चीज, गला हुआ चीज ये खाते हैं। पॉलीथीन में आजकल घरवाली भी क्या करती हैं कि सब्जी का छिलका हुआ उसको, और जो सड़ गया सब्जी उसको, जो फल का छिलका हुआ उसको पॉलीथीन में भर करके और उसको झाड़ू वाड़ू सबको पॉलीथीन में भर करके और बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। और जैसे ही फेंकते हैं वैसे पशु आ जाते हैं, चाहे गाय आ जाए, चाहे बकरी आ जाए, चाहे कुत्ते आ जाए, चाहे सुअर आ जाए, वो आ जाते हैं और वो खाते हैं और निश्चित रूप से उसके पेट में गठान बनता है और ये पेट में जाने के बाद पचता नहीं है। इसलिए आज तो प्रत्येक गाय पालने वाले को गाय को बाहर सड़कों पर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बिगड़ाव तो कोई एक आदमी में नहीं आया है, सारे समाज में बिगड़ाव आ गया है और इस बिगड़ाव के चलते आदमी इतना स्वार्थी हो गए हैं कि वो सोचते ही नहीं है और वो करते हैं। लाभ को, थोड़ा सा लाभ को देखते हैं और करते हैं। यहाँ लोग सोचते हैं कि भाई चलो हम तो गाय खरीद लें और उसको छोड़ दें और जरा सा वो दादागिरी भी कर रहे हैं, हमारी गाय है, देखना इसको कोई कुछ करे नहीं, और वो गाय घूमती है उसको। यहाँ हमारा धर्म और संस्कृति ऐसा है कि गाय को पहले एक रोटी दे के लोग खाते हैं, वो रोटियां गाय को मिल जाती है। कुछ लोगों के घर में चापड़ होता है, आटा चाला हुआ, वो चापड़ देता है, वो खाती हैं। इस तरह से गाय को बढ़िया भोजन भी मिलता है और घटिया भोजन भी मिलता है। इसलिए घटिया भोजन से जो गाय का
खात्मा हो रहा है इस पर वो सोच नहीं रहे हैं, बल्कि जो उनको रोटी और चापड़ मिल जाता है इस पर उसका ध्यान है, बिना उस पर ध्यान नहीं है, जो लाभ है उस पर ध्यान है। तो गाय पालने वाले को देखना चाहिए कि भाई रोटी तो जरूर मिलती है, चापड़ तो जरूर मिलती है, लेकिन पॉलीथीन भी मिलती है, प्लास्टिक भी मिलता है, और वो गाय खाएगी तो गाय कभी बच नहीं सकती है। अभी शहर की विगत वर्ष हमारे यहाँ एक गाय हुई थी, वो शहर में ही पली थी और शहर में ही वो गाभिन हुई और शहर में भी उसने बच्चा दिया। उसको उस गाय को एक मुसलमान ने कैप्चर कर लिया, तो उस पर तुरंत हिंदू लोग लग गए कि ये गाय तुम्हारी नहीं है, तुम कैसे दखल कर लिए हो, गाय में झंझट हो गया। तो पुलिस पहुंची और पुलिस ने फैसला किया गाय गौशाला को दे दो। तो उसने कहा कि मेरा खर्चा हो गया 4 दिन में 200-250 रुपया। तो एक दाता ने 250 रुपया उसको दे दिया और गाय छोड़ा करके हमारे यहाँ चले जाए। साहब वो गाय हमारे यहाँ नहीं बेची, 6 महीना के अंदर वही उसका पेट फूल जाता था और पेट फूल जाने के बाद जो है 2-3 दिन तक बीमार रहती थी वो, और फिर धीरे धीरे ठीक होता था। ये क्रम चला 1-1.5 महीने तक और वो गाय मर गई। दूसरा एक केड़ा था जो बहुत सुंदर था, उसके माथे पर इंडिया का चित्र था, बहुत हम प्यार करते थे ये बचे, लेकिन वो तो पॉलीथीन खाए हुए था। वो पैखाना करता था, पोटा करता था, तो कई दिन तो पॉलीथीन कुछ निकले, लेकिन और बाकी नहीं निकले। जो नहीं निकल सका तो उसने उसका भी प्राण ले लिया। कई जानवर हमारे गौशाला में पॉलीथीन खाकर जो आए हुए थे वो मर गए। तो हमारी गौओं की जान जा रही है, इस बात को आज प्रत्येक गाय पालने वाले को सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फ्री में हमारी गाय चरबल करके अनाज पानी बाजार में जो कुछ में भी है वो मुंह लगा देती है, मार भी खाती है तरह तरह का। और इसका एक कारण है, पहले जो हम लोग गाय पालते थे उसके अंदर हमारा धर्म और संस्कृति था। गाय से कृतज्ञता की भावना गाय से प्रारंभ होती है। गाय हमको कृतज्ञ होना सिखाती है। कैसे? तो गाय एक ऐसी पशु है जो सिर्फ उपकार ही उपकार करती है, और इसके उपकार का बदला चुकाना, इसकी सेवा करना और इसको भोजन देना और इसका देखभाल करना, ये कृतज्ञता की भावना है। और कृतज्ञता की भावना से प्रेरित होकर के हम लोग गाय बैल का पालन करते थे, और ये हमारे कृषि का भी आधार था, इसलिए भी हम इसका पालन करते थे। लेकिन आज ये हमारी भावना, हम हर तरफ से कृतज्ञ हैं और गाय बैल के प्रति भी कृतज्ञ हैं। हम बैलों को काट रहे हैं, गायों को आवारा बना रहे हैं, ये सब हमारा कर्म हो रहा है। इसलिए आज राष्ट्र चिंतन की एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो सारे विश्व में, पहले तो अपने नगर में फैलावे, फिर सारे देश में फैलावे और इस चिंतन को प्रसारित करे और सारे लोगों को बतावे। हम कभी कभी अखबार में पढ़ते हैं, हम नहीं जानते हैं कि कौन ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो भी ऐसा कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। और इससे यह है कायावर्णेश्वर महादेव का मंदिर। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण हुए थे तब महाभारत से जुड़ी है इस प्राचीन मंदिर की धार्मिक कथा। पॉलीथीन में सामान लाएंगे या अपने सोसाइटी के माध्यम से अपन जो भी सप्लाई करेंगे या दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे, तो पॉलीथीन के उसमें अपना आग्रह ये रहे कि उनके पास थैली हो तो ठीक, कपड़ा हो तो ठीक, रुमाल हो, नहीं है, ये कोशिश है अपनी। हाँ,
अपनी यही कोशिश रहेगी कि पॉलिथीन अखबार का उपयोग करें, अपन प्रति लाके दे देंगे उनको, तो जरा इसका उपयोग करो तो कम से कम जो अपना जो ये प्रथा तो उस दिन आपने पंचकोशी बैठक की, उससे शायद आप पता है कलेक्टर साहब से बात हुई थी, हम लोग की काफी पंचकोशी बैठक में हुई थी चर्चा, आप आए थे क्या? नहीं हम आए नहीं थे, उनकी चर्चा हुई थी हम लोग बैठक में भी है ना। और इसमें लिखा भी है, और वैसे पर क्या होता है, जाने अनजाने अपन उसको करे जा रहे हैं, जिसका नुकसान अपने को ही हो रहा। अपने खेत में ये पन्नी गिर गई, अपन लाते हैं तो उसका कुछ करते तो है नहीं, फेंक देते हैं, ये उड़ के खेत में गई अपने। तो जिस जमीन के हिस्से पे ये थैली गई, उस जमीन के हिस्से का क्या होगा, अपने विचार करके बताएं आपको क्या होगा उस जमीन की थैली गिर गई। खराबी होगी, फसल नहीं आई होगी, फसल भी ऐसा है, अपन जैसे जो बीज डालेंगे ना, वो अगर पन्नी के ऊपर जैसे ये नीचे गिर गया, ये पन्नी वापस ऊपर आ गई तो भी नहीं होना, और पन्नी नीचे गिर गई और ऊपर बीज बाद में पन्नी आपके जोतने में नीचे चली गई, और बाद में आपने बीज डाले उसके ऊपर, तो भी नहीं उसकी जड़ तो उतनी क्षेत्रफल की जमीन जितनी फैलती जाएगी। आज तो कम है क्योंकि ये नष्ट नहीं होता, अपन ने इसको नहीं रोका इसका उपयोग, तो दिन ब दिन अपने क्षेत्रफल जमीन का जो है इससे गिरता जाएगा, और बरसात हुई तो पानी भी नीचे नहीं उतरेगा, वहीं के वहीं रह जाएगा। तो जानवर की मृत्यु के साथ में ये सारा नुकसान तो अपने को हो ही रहा। गंभीर नदी के बांध पर दिव्य प्राकृतिक वातावरण में पक्षियों के कलरव और नदी के जल की कलकल के बीच ग्राम अंबोदिया के पास पंचकोशी यात्रियों की आस्था और श्रद्धा का महान केंद्र बिल्केश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे ढोल खा जाते मर जाते। अच्छा, इसमें कोई साग सब्जी या रोटी भी भर के रखते हैं, वो खराब हो जाती है। अच्छा, महंगा होने के बाद में वो तो प्लास्टिक की थैली में सामान देता है। आप बोलोगे माने नीचे तो देगा और अपन लाते खाए वास्ते कि अपन घर से थैली लेके नहीं जाते, अपने घर की थैली लेके नहीं जाते हैं, तो वो थैली लेके आते हैं। कभी ऐसा भी सुना है किसी का कोई सामान लेके आया था, रास्ते में थैली फटी गई, नहीं सब गिर गया, नहीं फटी जाए हो जाए ऐसा, तो वो सामान का नुकसान भी हो, तो वो नुकसान भी हो, ये जमीन पे गिर जाए वो नुकसान भी हो, और जानवर खाई जाए तो वो भी नुकसान हो। तो नुकसान तो नारा दिखी रही आपने, तो अपन यदि नहीं लावा, भाई एक नहीं लाओ तो आप मैं नहीं लाया तो आप लाया, आपने ला दिए लाया। अपने गांव में लोगों को अपन समझावा
कि इससे ये नुकसान हो रहा है तो अपने नहीं लाना चाहिए, अपने घर की थैली लेने जा। आप बचपन में कैसे लेके आता था सामान, अपनी जवानी में बचपन में सामान कैसे लाता था? आज पहले टोपला चलता था, टोपला के बाद में झोला चला, झोले के बाद में अब ये प्लास्टिक। अपने झोला जो चला था, यदि आज भी अपन झोले में ही सामान लावा तो ये बीमारी अपने घर आएगी कोई नहीं। गाय बैल की ही क्या बात करें, इंसानी बच्चों में भी, आपके और हमारे घरों में भी पॉलिथीन धीरे धीरे जहर की तरह अंदर घुसता जा रहा है। यह है पॉलिथीन चूसते, कुतरते, निगलते ग्राम अंबोदिया के बच्चे। ये हो सकते हैं किसी भी गांव, शहर, गली, मोहल्ले के जहर चूसते बच्चे। प्रकृति ने दी इनको शरीर की विकलांगता, सभ्यता बनी प्राणों का संकट, कर रहा सब कुछ छिन्न भिन्न, पॉलिथीन पॉलिथीन पॉलिथीन। गायो चालू करी तो मना हमारे यहाँ कहीं करियो गायो यहाँ गांव पहुंचे बिना माटी बहुत सारी गायों पॉलिथीन खाती थी। अभी गायों बहुत सारी मरी की आई मरी की में हमारे जो गांव में जो काम करे है जमात समाज ना बिना किलो मिनट भैया काहे थी मरी गाय, अच्छी स्वस्थ गाय थी, क्यों मरी? तो मना मैंने जब मैंने चमड़ी निकाली तो अंदर देखी तो मैंने गायों ने पेट में बहुत सारे पॉलीथीन निकले माए, मतलब 3-4 गाय मरी गई, जवान अच्छी शानदार गाय। तो मैं ये नहीं बताया हमारी गायों में पेट में, अच्छा गाँव नहीं गायों में ऐसा कहीं पॉलीथीन मिलना पेट में नहीं, पर माँ जो सिटी नहीं गायों है ज़्यादातर पॉलीथीन खाए और गिनती मरे। तब एक्चुअल में क्या है कि सिटी की तो बहुत सारी समस्या है। सिटी की समस्या तो ऐसा है कि पॉलीथीन नालों में भी फंस जाता है, चोक हो जाता है, मच्छर भी होते हैं, पानी भी सब उठता है, उसके अलावा जानवर भी खा जाते हैं, इसके अलावा और भी नुकसान है। लेकिन कम से कम गांव में जो उपजाऊ ज़मीन है उस पर अगर पॉलीथीन आ जाता है तो उसकी उर्वरक शक्ति तो खत्म हो गई। तो अपनी आना तो शुरू हो ही गई गाँव में, अपन देखिए यहाँ पड़ी है सद्दू। आज क्या गांव की पॉपुलेशन कम है, लोग कम जाते हैं, जो भी जाते हैं कम से कम थैली लेके तो आते ही हैं, कुछ भी सामान लेके बोले 1-2 हज़ार लेके आए, लाने के बाद में नष्ट तो कर भी नहीं पाते, नष्ट होती भी नहीं है, पटक देते हैं। आ तो रही है, आप लोगों को तो प्रतिबंध लगाना है, तो प्रतिबंध कैसे लगाया जाए आप बताओ? प्रतिबंध अनेक प्रकार से लगाएगा कि जैसे एक बात बताऊँ, आपने दुकानदार का नहीं गया नहीं, दुकानदार अपना निःशुल्क हुआ पॉलिथीन नहीं दे रही हो नहीं, दुकानदार बहाव थोड़ा ज़्यादा ले और वह झूठ नहीं थी निमटनो मारी बात निमटनो है तो उपभोक्ता, दुकानदार, शासन सब ने एक तरफ से वह करनी पड़ेगा। सहयोग कर रहा है तो कि चाहे दुकानदार वे सामान लेवान जाओ अभी भी देख ली देते हैं टेलरों नहीं आ जावा वो भी तो भी टेलर की भी ऐसी अच्छी मजबूत पॉलिथीन नहीं थैली थे, तो इनमें नहीं झूठ नहीं थैली हो, ये तो सही है, मतलब दुकानदार दे आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है नहीं, लेकिन अभी कहीं है कि उसको इसकी कीमत नहीं लगी रही है, मतलब इतनी कम लगी रही है कि वो आपको फ्री में दे दिया। झूठ नहीं थैली देगा तो उसकी कीमत लगेगी तो कौन भरेगा उस कीमत को? अपनों को भरना पड़ेगा। तो अपने पास तो अभी भी अपन भरी रहे हैं लेकिन कम भरी रहे हैं, अभी अपन 10 पैसा भरी रहा तो कल को वो झूठ नहीं थैली देगा तो 5 रुपए नहीं आएगी, 4 रुपए नहीं आएगी। तो अपने माल की कीमत बढ़ने है कि अपने घर की थैली लेने जावा अपन क्यों चाहवा कि झूठी थैली लाने कहीं करोगा आप? 1 ले लिया होगा, 2 लेना होगा, कितनी लाओगा? ये तो फेंक ही रहा आप जनता ने जो पब्लिक है मैंने थोड़ी आदत डालनी पड़ेगा कि घर से जावा तो थैली अपना मतलब ये है कि अपन झूठी थैली 1 लावांगा, 2 लावांगा, 4 लावांगा, मोनी का तो फेंकोगा नहीं, अपनी को तो फेंकी दो आप, कितनी रखोगे घर में लाके, और वो पैसा अपने ही लगना। तो अपन उनसे आशा करें कि वो दें, वो ठीक है, वो उनकी मर्जी है, कल को उनका विज्ञापन करना होगा देगा। एक और सिस्टम नहीं बताओ कि जैसे सीमेंट ने खाली बोरी, सीमेंट ने खाली बोरी, ये खाद बीज भी जो बोरियो है मालूम है कि प्लास्टिक की बोरियो चाली, विनी बोरियो नो भी यदि आप चाहो तो विनी भी आप थैली बनी सकती है, बन सके ना, तो अपने वही करना है जो ये अपने खाली हो रही है उसका उपयोग तो वैसे ही इतना ज्यादा है कि वो अपने को इस काम के लिए मिल ही नहीं सकती, बहुत कम मिलती है। क्या होता है क्या है जैसे इनके गांव में आ रही है ना वो थैली, घर से थैली लाने नहीं थैली की भी जो है जो ये बात कर रहे हैं, इनके गांव में खाद भी आ रहा है, सीमेंट भी आ रहा है, सब काम चलते ही ना गांव में भी,
तो घर में अपनी उस चीज की थैली भी बना बात थैली गांव में टेलर सुबह भी बन सकती। आपने जो राय दी बिल्कुल सही है, तो वो बननी तो यहीं से चाहिए ना। अब वो वहाँ से बन के आएंगे तो फिर पैसा लगना, आप तो यूँ मान के चलो। हालांकि हमारे पिछले साल जो पर्यावरण प्रदूषण घना आया था नहीं, तो मैं बिल्केश्वर मंदिर पे अभी तो मना महाराज मंदिर पहुँचो तो इन तो मना कहीं कर तो नारा मिटा दिया। नहीं तो हमारे वहाँ 2-4 जगह ऐसा नारा लिखा जाता है पर्यावरण बातें, उसने बिना हमारे लिखा जाता हो कि अमृत बांटे करे विस्पान, पेड़ स्वयं संकट। मतलब अगर आप पेड़ लगा हुआ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, तो वो हमारे 5-10 जगह लिखा दी। तो क्या लिखा तुम वो मंदिर बड़ा स्थल पे गया होगा क्या, वहाँ लिखा इनकी असर पड़ी, बिल्कुल असर पड़ा। आप हैं अयोध्या छावनी से पधारे स्वामी रामचंद्र दास परमहंस जी। शुभ नाम आप लोगों का, काफी प्रभावित हुआ हूँ जिस विषय पर आपने राष्ट्र के चिंतन के विषय में पॉलीथीन कैरी बैग्स का विवरण दिया है। वास्तव में पॉलीथीन कैरी बैग्स समाज का, राष्ट्र का महान शत्रु है। आपने पहले ही बतला दिया है कि सदियों तक ये विनष्ट नहीं होता। इस आधार पर हिंसा के दृष्टि से भी, हिंसा को बंद करने की दृष्टि से भी उसमें रखे हुए सामान को पशु जब खाने लगते हैं तो भी उनके पेट में चला जाता है। ये तो आपने लिख के बताया, लेकिन मैं गौ सेवा करता हूँ। कितनी गौ इसके प्रयोग से मर चुकी हैं। वो भक्ति के दृष्टि से ये भारतवर्ष सबसे आगे है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, महाराजाओं ने स्पष्ट कहा है, गाँव में जागृता संतु, गाँव में संतु कृष्णता, गाँव में स्तर्भता संतु, गवाम मध्य बसाम्या। अहिंसा की शिक्षा जैन धर्म से लेकर बौद्ध से लेकर प्रायः सनातन धर्म का तो धृति, क्षमा, दम, अस्थिर, शौच, इंद्रिय निग्रह, जी, विद्या, सत्य, क्रोध, अक्रोध और अहिंसा ये धर्म के दशक माने गए हैं। धार्मिक दृष्टि से भी इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। इसमें रखे हुए सामान प्रदूषण से प्रदूषित हो जाते हैं, ये नितांत सत्य है। यही कारण है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग सदा सदा के लिए अपने यहाँ बंद कर दिया है। हमारे यहाँ पहले कपड़े की बैग की प्रचलन थी। न जाने इस देश में कौन सा भूत सवार हो गया है कि धार्मिकता से अलग होकर और अल्प बचत योजना के नाम पर ऐसे ऐसे वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है जिससे हमारे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का विकास होना बंद हो जाता है। ये शरीर रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र 7 धातुओं से बना है। ये पॉलीथीन कैरी बैग इन 7 धातुओं को नुकसान पहुंचाता है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेद प्रजायते, मेद सोष्टि ततो मज्जा शुक्र से संभव। इसमें रखा हुआ वस्तु जो खाएगा उससे सबसे पहले रस बनेगा, रस के बाद रक्त बनेगा, रक्त के बाद मांस बनेगा, मांस के बाद मैदा बनेगा, मैदा के बाद अस्थि बनेगा, अस्थि के बाद मज्जा बनेगा। ये चिकित्सा शास्त्र का प्रधान सिद्धांत है। मैं समझता हूँ इस दूषित वस्तु के खाने से जो पॉलीथीन कैरी बैग्स में रखा हुआ है, रस की परिपाक ठीक से नहीं होगी और रस की ठीक से परिपाक नहीं होगी तो रक्त का संचरण प्रक्रिया ठीक से नहीं होगा। अगर रक्त का संचरण प्रक्रिया नहीं हुआ तो मांस अपनी जिन स्थलों पर
स्थान रखता है उसमें भी कमी बेशी होगी और मांस में कमी बेशी होगी तो मेधा शक्ति भी क्षीण होगी और मेधा शक्ति क्षीण होगी तो मजबूत अस्थि मजबूत हड्डियां शरीर में जहाँ जहाँ है वो रूप में नहीं रह सकेंगे। उसके बाद जो सातवां धातु शुक्र है जिसे वीर्य कहते हैं उसकी समाप्ति होगी तो फिर इस देश में ओजस्वी संतान पैदा नहीं होगा, ओजस्वी संतति पैदा नहीं होगी। इस दृष्टि से स्वास्थ्य के दृष्टि से धर्म की दृष्टि से इसका सदा ही दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इसको सदा सदा के लिए चाहे जो सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सोशलिस्टों की सरकार हो, कम्युनिस्टों की हो, भाजपाइयों की हो, सरकार का आपसी सिद्धांत में मतभेद है, लेकिन राष्ट्र के समाज के जो नागरिक हैं उनको सुखी बनाना, पशु पक्षी कीट पतंग इनको सुखी बनाना तो हर राष्ट्राध्यक्ष का चाहे वो किसी पार्टी का हो चिंतन करना आवश्यक है। राष्ट्र चिंतन द्वारा आपने इसके ऊपर जो प्रकाश डाला है उसको मैं आद्योपांत पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं अनुभव किया कि साधु इस समाज का सजग प्रहरी है। इस देश में संतों ने आरोग्यता के लिए धर्म के दृष्टि से खाद्य पदार्थ को भी रखा है। इस देश में 3 प्रकार का भोजन मनुष्य करता है, स्वास्थ्य के दृष्टि से, स्वाद की दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से। हम संत जन हमेशा धर्म के दृष्टि से ही भोजन करना बताते हैं। भोजन विधि में हमने पात्रों का भी वर्णन किया है। चांदी के पात्र में भोजन करने का क्या गुण है, ताम्र पात्र में भोजन करने का क्या गुण है, ताम्र पात्र में जल पीने का क्या गुण है। अगर तांबे के घड़े में जल आप रखते हैं और वो जल बासी आप सुबह में पान करें तो हजारों लोगों को नष्ट करता है। जल की प्रक्रिया में बोतलें भी बनने लगी है जो इससे भिन्न नहीं है, वो शरीर के स्वास्थ्य को महान हानि पहुंचाने वाली है। फ्लो पॉइजन के आधार पर धीरे धीरे वो शरीर के प्रत्येक नसों को कमजोर बनाती है, नेत्र को कमजोर करती है, दांतों को कमजोर करती है, कर्ण विवर को भरने की कोशिश करती है और रोमकूप में जो 3.5 करोड़ छिद्र हैं उन पर भी इसके प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। भाई अगर पृथ्वी से जो अन्न उत्पन्न होता है, तिल, जौ, चावल और गौ माता का घृत जो हमें मिलता है, इसको खाकर, इस बैग्स को खाकर हजारों गौवे ही नहीं रहेगी। जब गौवे नहीं रहेगी तो गोघृत कहाँ मिलेगा, वो दुग्ध कहाँ मिलेगा। पंचगव्य जो हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का महान आदर्श है वो समाप्त हो जाएगा और अन्य जानवर भी समाप्त हो जाएंगे। दृष्टि से तो इसको सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे फार्मों पर जहाँ इसका निर्माण होता है सरकार को कानून बनाकर प्रतिबंध कर देना चाहिए। साधु संतों को भी इसके दुरुपयोगिता पर प्रकाश डालना चाहिए कि ये बुरी वस्तु है। जैसे संत अपने उपदेश में सदाचरण का आधार मानकर उपदेश देते हैं, प्रत्येक भारत के संत अगर अपने मंच से इसका प्रचार और प्रसार करेंगे तो इस राष्ट्र का महान कल्याण हो जाएगा। और अगर यही चलता रहा और सारी पृथ्वी को अगर इसने ढक लिया, नालियों के छिद्रावरोध करके गंदगी फैलाने का काम किया तो फिर जितने संक्रमण वाले रोग हैं वो फैलेंगे। मेरा तो विश्वास है कि ये कुष्ठ का भी जन्म दे देगा, क्योंकि इसके संक्रमण से इन थैलियों के अग्नि में डालकर जला देने से बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं और वो आकाश तत्व को दूषित करते हैं, वायु तत्व को दूषित करते हैं और अग्नि तत्व को भी प्रदूषित करते हैं। अगर अमृतमयी वस्तु के
हवन से स्वर्ग मिल सकता है, स्वास्थ्य बन सकता है, तो कोई कारण नहीं कि ऐसी जहरीली वस्तु के हवन से नरक भी हो सकता है और आरोग्यता नष्ट हो सकती है। देश की सुख शांति समृद्धि, देश की क्या, अगर विश्व में इसका प्रचलन है तो विश्व की समाप्ति, विश्व के सुख शांति समृद्धि का विनाश हो सकता है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस दृष्टि से इसको पॉलीथीन कैरी बैग्स का निर्माण बंद करना चाहिए, इसका प्रचार और प्रसार बंद करना चाहिए और अपने कामों में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने मुझे इस चीज से अवगत कराया, इसलिए राष्ट्र चिंतन करने वाले आप महानुभावों का मैं महाकाल का दर्शन किया, कल्याणकारी हुआ और आप लोगों के दर्शन से राष्ट्र चिंतन के उपयोग में इस प्रयोग को जो रोकने का आपने प्रयास किया है, आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। साधु होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप अपने कार्य में सफल हों और मैं भी प्रत्येक मंच से इसकी कमजोरियों को बताने का प्रयास करूँगा, इसके बुराइयों को बताने का प्रयास करूँगा। आप पंडित सुरेंद्र जी व्यास। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि, सब सज्जन लोग सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। इसी प्रकार से एक और बात है कि यदि ईशावास्यमिदं सर्वम है कि वो केवल मनुष्यों में तो रहता नहीं, इन पशुओं में भी है, पशु की भी प्राण को खतरे में डालते हैं, वो तो सर्वभूतों में समान रूप से व्याप्त है ना। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो ये कहना है साहब कि ये जो पॉलीथीन का विरोध कर रहे हैं वो एक शिव कार्य से मतलब कल्याणकारी कार्य, शुड बी क्लोज। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित शंकर गुरु। उनको ही किसी दूसरे व्यवसाय की तरफ प्रेरणा देना चाहिए। परिवार जुड़ा है, हृदय परिवर्तन कराना भी कठिन होता है, डाकुओं का हृदय परिवर्तन कराना भी कठिन होता है। तो ये तो एक बड़ा जो है छुपा हुआ डाका है, स्वास्थ्य पर बड़ा छुपा हुआ डाका है। ऐसे लोग स्वीकार कर लेंगे कि इस डाके को हम बंद कर दें, यानी बड़ा छुपा हुआ डाका है। अच्छे लोगों ने अच्छा विचार किया है, सारी दुनिया पर नेतृत्व जो है चरित्रहीनों का हो जाए उसको भी बर्दाश्त थोड़ी करेगा। अच्छा हो सकता है इसी दृष्टि से कब्जा कर ले, लेकिन इसका प्रभाव ये समझिए आप, इसने ऐसे एकदम धीरे धीरे कब्जा किया है। एकदम कब्जा करता तो एकदम खत्म भी हो सकता था, बाकी बहुत धीरे कदम बढ़ाए इसने, शने शने इस प्रकार से कदम बढ़ाया कि आपके जीवन के बहुत बड़े हिस्से पर इसका अधिकार हो गया है। शरीर के अंदर डॉक्टर लोग जो है वह जो है आजकल बहुत सारी चीजें जो है प्लास्टिक की लगा रहे हैं, उस पर भी अधिकार हो गया है। और अभी तो हृदय के अंदर जो है एक नया जो है उन्होंने निकाला है रास्ता, वो तो उसके अंदर उसी को जो है पानी बना करके और वो ताकि वो खराब नहीं हो पाए, प्लास्टिक खराब नहीं होता है। तो ये सारी चीजें है तो बहुत जरा बड़ी गहनतम है कि आप लोगों को बहुत विचार करना पड़ेगा इसके विषय में। जो है ये साधारण तो बंद हो जाएगी, कुंजड़े छाप थैलियां जो है, जो साग सब्जी जो है आती है ना, ये तो बंद हो सकती है, लेकिन आप समझिए कि जीवन के बड़े अंग पर अधिकार कर लिया। गुरुजी नुकसान फिलहाल इसी से है, सारी प्रकृति के अंदर नुकसान है, प्रकृति के अंदर जी सारी प्रकृति में विकृतता आ रही है, उस आदमी की बुद्धि में विकृतता आ रही है, आदमी के मानसिक जो है विचारों में विकृतता आ रही है।
आदमी के प्राण पर विकृतता आ रही है, आदमी के शरीर पर तो आ ही रही है। और आज तो आदमी शरीर के प्रति तो लापरवाह हो चुका है, तब तो इधर बढ़ ही रहा है। क्योंकि शरीर के विषय में लापरवाह तो पूर्व और पश्चिम दोनों अच्छी तरह से एक सरीके ही हैं, चाहे योगी हो चाहे भोगी हो, दोनों शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। योगी योग के द्वारा शरीर की घड़ी कर रहा है और भोगी भोग के द्वारा घड़ी कर रहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर हमारा जो है संसार के अंदर सेवा करने के लिए मानव का शरीर मिला है। और ये आप जैसे जो संकल्प जो ला रहे हैं ना, ये छोटे संकल्प होने के बाद भी बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। विचार अच्छा है आप लोगों का, संकल्प अच्छा है, और इस संकल्प को आप इसलिए कमजोर मत करना कि मैंने बहुत बड़े दुनिया के ऊपर उसका कब्जा बता दिया राक्षस का, इसलिए आप कमजोर या हताश मत होना। न मेरा दृष्टिकोण ये है कि आपको हताश करूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये सारी आपके सामने जो सृष्टि पर कब्जा इसका हुआ है चारों तरफ से, तो आपको जो है एक प्रकार से अपने संकल्प से राम अवतार करना है। क्योंकि सारी सृष्टि पर इन तीन जो है लोगों का कब्जा पहले भी हो गया था। जैसे रावण का कब्जा था, बाली का कब्जा था वैज्ञानिक दृष्टि से, जैसे दशरथ का कब्जा था, ये तीन नेताओं का कब्जा था सारी दुनिया पर। और ऋषि लोग जो है चाहते थे, बड़ी संख्या कम थी, बड़े कुटे पिटे थे, बड़े जो है विचार के अंदर सरल और बड़े सीधे ऐसे विचार थे कि लोग मान ही नहीं सकते थे कि इन तीनों को ठिकाने लगा दोगे। क्योंकि जिधर देखो उधर जो है इन तीनों का कब्जा था, मानवता की दृष्टि से उनका कब्जा था, वैज्ञानिकता की दृष्टि से बाली का कब्जा था, और उसका नारा अपना अलग ही था, वयम रक्षा महम रावण का, अपने ढंग का, ये मेरी शरण में जो भी आ जाएगा सारी दुनिया की रक्षा मैं करूंगा। और ये तीनों ही चरित्रहीन थे, ये बात भी थी सामने। अब ये सारे संसार को नुकसान भी पहुंचा रहे थे, तो कैसे इनको हटाना। छोटा सा संकल्प आया कि राम को कहाँ पैदा करना जो इन तीनों को मार दे, और उन्होंने राम को लाए अपने संकल्प से। छोटी सी योजना थी, एक बच्चा पैदा करना है, तो आप लोगों का तो ऐसा सुहावना संकल्प है कि एक बच्चा ऐसा पैदा करना जो इस फैली हुई राक्षसता को, अंधेरे को मिटा दे। तो ये बच्चा पैदा करने का संकल्प जो आपका छोटा सा है वह, लेकिन बड़ा सुहाना है मेरी दृष्टि से, बड़ा सुहाना संकल्प है कि आप अपने संकल्प को पोषण करते रहो और अच्छे लोगों का, ऋषियों का, क्योंकि अच्छे विचार जिसमें है वही तो ऋषि है ना। और इसलिए अच्छे विचारवानों को जो है आपके सहयोग में लो, और उनके आशीर्वाद की ताकत से आपके संकल्प को बल मिले, और परमात्मा की कृपा से इस राक्षस से आप निपट सकें और मानवता की सेवा कर सकें, सफलता मिले आपको। पंचकोशी यात्रा का अंतिम पड़ाव बड़ के पेड़ों से के इर्द से ढका हुआ यह उत्तरेश्वर महादेव मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा संगम। उत्तरेश्वर दूरदरेश्वर का पूजन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करने से कृतार्थ होते हैं। दान करने से, तप करने से, यज्ञ करने से जो लाभ प्राप्त होता है वह दर्शन मात्र से प्राप्त होता है एवं मात्र कुल पक्ष तथा पितृकुल का उद्धार करेगा। पॉलीथीन कैरी बैग से होने वाली हानियों के बारे में
ग्राम के सरपंच से ग्रामीणों को चेतना देने के लिए एक संक्षिप्त चर्चा। आप लोगों को इसके नुकसान के बारे में क्या क्या जानकारी है? नुकसान तो अभी हम जो पेपर में पढ़ रहे हैं उसमें तो ये जानवर जो खा रहे हैं जी, तो कई मोटे हो रही है जानवरों को, और प्रदूषण तो फैलाता ही है, मतलब ज़्यादा देर तो धुआं भी इसका खतरनाक ही होगा, ये हमको जानकारी। इसके अलावा इसे भी यूज़ करने के बाद में भी मतलब फिर से इसका वो करते हैं। नहीं, ये जो मेरे हाथ में जो थैली है, ये पतली वाली थैली है, ये रिसाइकल शायद पानी भी आप सोचेंगे बारिश होने के बाद जब अपना बीज नीचे नहीं जा रहा तो पानी की बूंद भी इसमें से नीचे नहीं गिरेगी। मतलब हम देखेंगे कि आने वाले समय में ये बात है ना, जो कंपनी फैक्ट्रियाँ हैं उसके ऊपर तो गवर्नमेंट रोक लगा सकती है। देखिए, मैंने अभी जो बात करी कि डेवलप कंट्री से डेवलप सिटी में आए, अपने हिंदुस्तान में शहरों में आए, मतलब सरकार की नींद खुलेगी और वो बैन लगाएगी, तब तक ये एक विकराल रूप धारण कर चुकी है आज की तारीख में। अभी गांव फिर भी बचे हुए अपने, शुरुआत है। अपने को अपनी सुरक्षा के लिए अपन सरकार का मुंह क्यों दे? सरकार लगा रही है। अपन आपने बताया कि पहले अपन घर की थैली में सामान लाते थे, अपन शहर की गांव में आज हो रही तो सामान लाने को, और वो सामान अपने घर की थैली में अपन आज भी ला सकते। उसने तो दुकानदार ने तो आपको दे दी, आप ले आए ना, आपने फेंक, उसका नुकसान उसको तो जो होना वो होगा। आज से 10 साल बाद जब अनाज कम होगा, भाव बढ़ेंगे, तकलीफ आएगी, दूसरी बीमारियां होंगी, तो उसको होना ही है, भुगत ही रहे शहर वाले तो। लेकिन अपनी जमीन भी तो खराब हो रही है, तो अपन अपने स्तर पर ये भी सोच सकते हैं कि अपन अपने यहाँ पर इसका प्रचलन बंद कर। तो हमारे गांव में भैया तो हमारे को थैली नहीं चाहिए, हम तो घर की थैली ला इसमें सामान बीमारी हमारे गाँव में नहीं चाहिए, क्योंकि अपन तो फेंक रहे हैं। और फेंकने के बाद इसका कोई कहाँ जाएगी उड़ के। अभी हम चारों पंचकोशी के चारों गांव में हो गया, पिघलेश्वर गए थे तो वहाँ बोला था कि कुएं में गिर जाए तो वो फुटबॉल में फंस जाती है, उसका नुकसान भी अपने को मालूम पड़ा। अपन खेत में पानी दे रहे हैं, पानी बंद हो गया, मोटर बंद हो गई, वो समय भी बर्बाद हो रहा। मतलब नुकसान कई, फायदा सिर्फ है कि अपने को सुविधा है कि वहां से यहाँ तक लाने भर की सुविधा है। वो भी कहा है कि अपन अपनी थैली नहीं लेगा, इसलिए अपने अभ्यास में थैली रहेगी, फिर इसमें दिक्कत चल रहा है। हिमाचल में चल रहा है, अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, अपने यहाँ भी विधेयक पारित होने का है। और फिर भी वो बैन अपने आप में एक समस्या, इसके बजाय जनचेतना अगर जागृत हो तो ज्यादा मानसिकता बदलना चाहिए, उसको मानसिकता बदलना चाहिए। वो उससे क्या होगा, आपके ऑटोमेटिक अगर उत्पादन ये अपने खपत कम हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा। अपन लोग यदि हो जाएंगे, हमको नहीं विशेष चेंज कर देगा। मतलब शहर में हम लोग पिछले 4-6 महीने से काम कर रहे हैं और लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि साहब उपभोक्ता मांगते नहीं, हमको नहीं चाहिए। दुकानदारों में भी चेतना है कि साहब हम नहीं देते हैं। फर्क पड़ रहा, और क्यों, बहुत धीमी गति से। वो धीमी गति से जो फर्क पड़ना है उससे वो बिना बैन करे भी हो सकता है वो उद्योगपति जो बना रहा हो जाए कि दूसरा धंधा करना उचित है, इसमें अपने को फायदा नहीं है। खपत होगी नहीं, अपना बंद करना पड़ेगा। मान लो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा गौ का हो गया था। हाँ, अभी जावरा का पड़ा तो जावरा में भी मतलब हम लोग जो है गौ की मतलब फालतू जो है सड़कों में घूमती है, उसको सिर्फ इसलिए दूध निकालने के लिए अपनी बात करते हैं, दूध निकाला और छोड़ दी, सड़क पे घूम रही है। इसी में मैंने जो है पॉलिथीन की थैली के अंदर अपने घर की सब्जी, कचरा या जनरल लोग इतनी फेंकते हैं, गाय खा लेती है, सबसे ज्यादा गौ मर रही है। और अब कविवर पद्म विभूषित डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी सुमन के पॉलिथीन एवं पर्यावरण पर वक्तव्य। समाज के कल्याण के लिए जो दूषण फैल रहे हैं, इनका ही प्रचार करें, इसका भी पुण्य उनको मिलेगा। और उसके साथ साथ पुण्य मिलने के साथ साथ समाज में नई प्रकार की चेतना जागृत होगी। उस चेतना से हमारे राष्ट्र का नया विकास होगा, नई पीढ़ी संवरेगी, और नई पीढ़ी के संवरने से हमारे जो आज तमाम झगड़ा मचा हुआ स्वार्थ के लिए राजनीति में भाई कोई एक बात सुन जाए, MLA या सदस्य, लोकसभा किसी का, सांसद,
ये चिंता कम है कि जब काम करो, राष्ट्रीय कल्याण की, गरीबों की सहायता की, बेरोजगारी मिटाने की, भूख मिटाने की, नंगों कपड़ा देने की। असली चीज़ क्या है? तिजोरी कर लो, पता नहीं चल रहा टिकट मिले कि नहीं मिले। इस बात की भवन सुन लग गया समाज देखो, साल भर हो गया तो स्टेटमेंट देना पड़ रहे हैं, नहीं हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम अभी हमारा राज्य खत्म नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। अब कोई समस्या ऐसी है जिसमें राष्ट्र के भाग का निर्माण होना, कहीं हमको लगता हम फिर गुलाम न हो जाए, किसी ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया, या कोई और देश का किसी प्रकार से संकट पड़ गया, सब काय कुछ झगड़ा कर रहे हैं कि फलाने को निकालो और प्रतिनिधित्व को निकालो और उसको भी बिठाओ। भागवत है भाई, ठीक है, पर राष्ट्र की समस्या नहीं है। आप व्यक्तिगत समस्या राष्ट्र समस्या बनाए दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। असली राष्ट्र की समस्या ये है प्रदूषण मिटाना। हमारे जो गाँव वाले हैं ये चाहें तो शहर वालों को सुधार सकते हैं और अपनी यात्रा में, पंचकोशी की यात्रा में भगवान शिव के प्रति अपने सबसे बड़ी श्रद्धा ये व्यक्त कर सकते हैं कि आसपास फैला हुआ प्रदूषण को नष्ट करें। जैन मुनि वीर रत्न विजय जी महाराज साहब विकास, सुविधा एवं सौंदर्य प्रसाधन आदि के बारे में क्या विचार रखते हैं, जानिए। उनके तमाम उपदेशों में, निर्देशों में, प्रेरणाओं में हर कहीं भी अहिंसा का ही माहौल, वातावरण देखने को मिलता है। यदि हमारे महापुरुषों ने, हमारे तीर्थंकरों में, ऋषि मुनियों ने जो मार्गदर्शन हमको दिया, हमारी प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृति, सभ्यता, अस्मिता, संस्कार, उसकी तरफ यदि हम देखने का प्रयास करें तो वर्तमान समय के अंदर जिस विकट स्थिति और परिस्थिति का सामना हमें जो करना पड़ रहा है, वैसी स्थिति हमारे सामने नहीं आ सकती। किंतु भौतिकवाद की चकाचौंध के पीछे वर्तमान समय का एक मानस इस प्रकार का विकृत हो गया है कि जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य मात्र स्व का ही विचार कर सकता है, पर की तरफ का सोच विचार भी उसके मन के अंदर होता ही नहीं। और इस प्रकार का सोच विचार उत्पन्न होने के पीछे भी वर्तमान समय के जितने उपलब्ध आधुनिक साधन हैं, उसका भी बहुत कुछ असर आज के मानस के ऊपर ज्यादा पड़ता है। ऐसे समय के अंदर सभी संप्रदाय, पंथ की भावना एक तरफ छोड़कर तमाम संप्रदायों के तमाम संत बड़े जितने भी हैं, यदि वो सभी एक साथ में मिले, एक साथ में बैठे, इस विषय का ठोस चिंतन एक जगह के ऊपर बैठ के करें, तखत पर बैठकर अपने विचारों को व्यक्त कर देना, ये तो एक बहुत सरल और सामान्य चीज होगी। किंतु वक्त के अनुसार किसी स्थान विशेष में जाकर सभी संत ही एक साथ में बैठकर यदि इस विषय के ऊपर चिंतन करते हैं तो मेरे ख्याल से इसका कुछ न कुछ रास्ता, कुछ न कुछ निराकरण हमारे सामने निश्चित रूप से आएगी। आज हम लोग एकता की बातें भी करते हैं, संगठन की बातें भी करते हैं, धार्मिक विचारों की विस्तार की भी बातें करते हैं, किंतु बाहरी दृष्टि से जिन विचारों को हम व्यक्त कर रहे हैं उन विचारों के अनुरूप आचार स्वयं हम अपने जीवन के अंदर ही अवतीर्ण करने को तैयार नहीं है। और इस प्रकार के यदि विचार हमारे मन के अंदर ही उठते रहेंगे, मैं नहीं सोचता कि समाज को जो एक दिशा, जो दशा हम देना चाहते हैं
समाज को जो एक राह हम देना चाहते हैं, उस राह की देने का प्रयास लगभग सफल नहीं हो सकता। वर्तमान समय के अंदर भी ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे प्रबुद्ध चिंतक हैं, यदि उनका भी एक मिलन समारोह होता है, वो सभी एक साथ में मिल सकते हैं, तो वर्तमान समय की तमाम परिस्थितियों का निराकरण ठोस उपायों के साथ में हम लोग कर सकते हैं। अभी मेरा गुजरात में भी चातुर्मास था। उस चातुर्मास काल के अंदर भी विभिन्न संप्रदायों के साधु संतों से मेरा मिलना भी हुआ। सभी ने अपने अपने विचारों का एक दूसरे के सामने रखा। अंत में मैंने कहा कि महाराज, हम लोग समाज के सामने सिर्फ एक उपदेशक बन के जा रहे हैं और समाज हमारे से मात्र उपदेश ही नहीं चाहता, हमारे स्वयं के जीवन का आचरण भी देखता है। जो प्रेरणा है हम समाज को दे रहे हैं, उस प्रेरणा के अनुरूप जीवन बनाने का प्रयास यदि हम करें तो संत के जबान में से निकले हुए कुछ भी शब्द सामने वाले व्यक्ति के अंतःस्थल के अंदर पहुंचे बिना रह नहीं सकते। पॉलीथीन के विषय में कई सरकारों ने भी निर्णय लिया है, किंतु सरकारी निर्णयों के साथ साथ सबसे पहले हम स्वयं ये विचार करें, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हम स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के अंदर इन चीजों का आना जाना यदि बंद हो जाता है, स्वयं हृदय परिवर्तन जब होगा तभी आप परिवार को परिवर्तन ला सकते हैं। परिवार में यदि परिवर्तन होगा तभी आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, और समाज में यदि परिवर्तन आता है तभी जाके हम लोग राष्ट्र में परिवर्तन ला सकते हैं। ये प्रारंभ तो हमें स्वयं से ही करना पड़ेगा। वास्तव में पॉलीथीन के विषय में सोचते हैं, उसके सिवाय भी अन्य ऐसी कई सौंदर्य के प्रसाधन आदि का जो वर्तमान समय के अंदर हमारे सामने उपलब्ध हो रहे हैं, इस विषय में भी समाज के अंदर जागरण लाया जाए, समाज को जागृत किया जाए, तो निश्चित रूप से समाज उन विषयों को, उन चीज़ों को भी छोड़ने के लिए तैयार होता है। क्योंकि वर्तमान समय की कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों के पीछे ये सारी हिंसक वारदातें रहती हैं, हिंसक बातें भी रहती हैं। कई निर्दोष पशु पंखी प्राणियों को भी पूरी क्रूरता के साथ में, निर्लजता के साथ में इस प्रकार से काटा जाता है, खत्म किया जाता है, उनके खून को निकाला जाता है, चर्बी को निकाला जाता है। और ये सारे दृश्य शब्दों के साथ में चित्र सहित यदि समाज के सामने रखा जाता है तो निश्चित रूप से समाज के लोगों के अंदर भी इस चित्रों को देखने के बाद में असर हुए बिना रहेगी नहीं। पॉलीथीन के साथ साथ अन्य हमारे खान में, पान में, हमारी खेती में जो एक वर्तमान समय की स्थिति बनती जा रही है, प्रारंभिक समय के अंदर जो आज खाद था, अन्य चीजें थी, स्वदेशी थी, और उसके परिणाम स्वरूप जैसा अन्न वैसा मन, जिस भोजन को, अन्न को हम लेते थे, उसकी भी असर हमारे स्वयं के विचारों के ऊपर होती थी। किंतु आज खाद भी गलत है, खाद के साथ में जमीन गलत हो गई, जमीन के साथ में दवाइयों का सिंचन गलत हो गया, और उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य स्वयं अपने आप को भले मानव भी कहता हो, तो मेरी दृष्टि से तो मानव से भी दानव उसको अपन ज्यादा कह सकते हैं। क्योंकि मन में कोमलता जो होनी चाहिए, पशु प्रेम होना चाहिए, जीव मात्र के प्रति एक मैत्री का भाव होना चाहिए। क्योंकि महावीर स्वामी ने किसी पशु विशेष से या मानव जात से या पशु जात से ही कोई संबंध नहीं रखा, प्राणी मात्र से रखा। प्राणी मात्र को यदि हम अपना ही समझने का प्रयास करें, हमारे 5 अंगुली है, 5 अंगुली एक दृष्टि से देखने को जाए तो अलग है, किंतु शरीर का हाथ अलग है, पैर अलग है, आंखें अलग है, सभी चीजें अलग है। किंतु जिस समय पैर में तकलीफ होती है तो हाथ भी अपने आप पहुंच जाता है, आंखें भी वहां पहुंच जाती है, हमारा स्वयं का जो मन होता है वो भी वहां पहुंच जाता है। क्योंकि बाहरी दृष्टि से अलग होते हुए भी शरीर समस्त अंग एक है। उसी तरह से प्राणी मात्र को भी यदि हम अपना समझने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से मेरा जीव है उसी तरह से उसका भी जीव है, जिस तरह मेरे प्राण है उसके भी प्राण है, मेरे स्वयं के अपने विचार हैं उसके भी अपने विचार हैं,
सुख दुख के अंदर मैं भी खुशी नाराजी होता हूँ, सुख दुख के अंदर वो भी खुशी नाराजी होता है। इस प्रकार का यदि मन के अंदर विचार पैदा हो जाए तो निश्चित रूप से हम समाज के अंदर भी परिवर्तन ला सकते हैं, और समाज के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है तो ये सारी चीजें तो अपने आप खत्म हो जाती हैं। न तो पॉलिथीन का प्रश्न रहता है, न सौंदर्य प्रसाधन का प्रश्न रहता है, और ये विचारधारा आ जाएगी तो धीरे धीरे हिंसक वातावरण अपने आप समाज के अंदर से खत्म और अब चारधाम मंदिर के प्रमुख स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज। ऋषियों की भूमि है, हम सब रामकृष्ण की संतानें हैं। यहाँ पवित्र गंगा जैसी नदियाँ हम सबको पवित्र करने वाली भारतवर्ष में बहती है। भारतवर्ष का गौरव भोग प्रधान नहीं बल्कि योग प्रधान है। हम सब लोग अपने जीवन में पवित्रता को, धार्मिकता को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक पवित्र होगा। धीरे धीरे हम सबकी बाह्य अपवित्रता और अंतर अपवित्रता बढ़ती जा रही है और हम सब लोग भोग प्रधान होते जा रहे हैं और हमारे जीवन से योग पद्धति छूटती जा रही है। हम सब लोग छोटी छोटी चीजों के पराधीन होते जा रहे हैं। स्वावलंबी जीवन जीने का स्वयं का जो स्वाभिमान था वो खोते जा रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में स्वावलंबी बने, त्याग पूर्वक जीवन जीने की कला सीखे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है त्यागात् शांतिरनंतरम। जब जीवन व्यक्ति का त्याग पूर्वक होता है तो समाज उससे प्रेरणा लेता है। हमारे जीवन में जिन लोगों ने जीवन में त्याग किया है उनको परमात्मा की तरह पूजा गया। भगवान श्री राम जब राज मुकुट पहनकर राज सिंहासन पर बैठते थे तब शायद वह राजाधिराज कहलाते, लेकिन वह वनवासी वेश में बहुत कम आवश्यकताओं के साथ जीवन जिए तो सारे विश्व भर में परमात्मा की तरह पूजे गए। भगवान महावीर जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कोई वस्त्र धारण नहीं किया लेकिन उन्होंने समूचे समाज को त्याग अहिंसा का पाठ समाज को दिया। वैसे ही हम सब लोग अपने जीवन में जब त्याग पूर्वक जीवन जीते हैं तब एक आध्यात्मिक बल व्यक्ति के जीवन में जागता है और उससे व्यक्ति अपने आप में अंतर और बाहर दोनों तरह की शक्तियां संजो पाता है। हम सब लोग छोटी छोटी चीजों के पराधीन समाज में हो गए। अब जैसे समाज में इस पॉलिथीन का उपयोग की दृष्टि से हम देखें, आज हम सब लोग घरों से जब चलते थे तब अपने हाथ में अपने घर का एक पवित्र धुला हुआ थैला लेकर के जाते थे वस्त्र कपड़े का और उसमें सब्जियां लेकर के आते थे। लेकिन आज लोग वहां जाते हैं और उनमें से कुछ पॉलिथीन की प्लास्टिक की थैलियों में सब्जियां डालकर हमारे खाने के पदार्थ डालकर देते हैं और वो जो थैलियां हैं उनका निर्माण बिल्कुल अपवित्रता से होता है। उनमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते हैं और ऐसे हानिप्रद पदार्थों में रखी हुई हमारी खाद्य वस्तुएं अपवित्र तो हो ही जाती हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे कीटाणु भी हमारे शरीर के साथ प्रवेश कर जाते हैं जो संक्रामक होते हैं और उनसे हमारे शरीर में भी तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और जिनके कारण हम ये सोच भी नहीं पाते हैं जो हमारी पैतृक परंपरा में किसी को ऐसा रोग नहीं था वो व्यक्ति को कैसे लग गया। समाज में प्रकृति को प्रदूषित करने वाले ऐसे बहुत सारे पदार्थ समाज के बीच में लोगों को सुविधा के नाम पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और वह सुविधा के नाम पर उपलब्ध कराए जाने वाले पदार्थ जो पॉलिथीन के रूप में है, प्लास्टिक के रूप में है, वह निश्चित रूप से हम सब लोग थोड़ी सुविधा के कारण उन सब का उपयोग करते हैं जो जिनके कारण हम सब सहज रूप से देखें तो उनका कोई बहुत बड़ा उपयोग नहीं है। और वह जब उपयोग कर लेने के बाद जब बाहर फेंक दिए जाते हैं तब उसे किसी न किसी वस्तु में लिपटे होने के कारण उन्हें हमारी गाय खा जाती है। इस देश में भारतवर्ष में जहाँ गंगा और गौ माता को 33 करोड़ देवताओं का निवास स्थान माना गया है, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है अहिंसा परमो धर्म। हमारे यहाँ एक चींटी को मारना भी एक बड़ा पाप कहा गया है। इसलिए भारतवर्ष का धार्मिक श्रद्धालु नागरिक
अपने घर से थोड़े से आटा और चीनी के दाने ले जाकर चींटियों के ढेरों, जहाँ चींटियां होती हैं, उन मिट्टी के ढेरों पर डाल के आता है कि ये चींटी भी हमारे घर का थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी चीनी खाएगी तो हमें पुण्य प्रदान होगा। वहां फिर गाय के लिए तो सहज रूप से हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि गाय की सेवा करना, गाय को पालना, ये 33 करोड़ देवताओं की साक्षात अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए ये तो हम 33 करोड़ देवताओं की साक्षात पूजा कर रहे हैं। मनुष्य मंदिर में जाकर तो पूजा करता है, लेकिन अपनी गाय माता की जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिसके कारण ये देश गौरवशाली है, जहां दिलीप जैसे महापुरुष ने, राजा ने उस गाय के पीछे चल करके निरंतर अपनी गाय की सेवा करके, उस नंदिनी गाय की सेवा के द्वारा उन्होंने परमात्मा को भी प्रसन्न कर लिया था और भगवान शिव भी उनके सामने प्रकट होकर वरदान देने के लिए विवश हुए थे। ऐसी वह गौ माता जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है, जिसके गौमूत्र पान करने से, पंचगव्य के लेने मात्र से मनुष्य के प्रायश्चित कर्म समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य पवित्र अंतर से पवित्र हो जाता है। गौ के मूत्र को पान करने मात्र से उधर के सभी प्रकार के रोगों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसी गाय की चिंता समाज नहीं कर रहा है। वह गाय जब हमारे पॉलिथीन खा करके उसके पेट में जाते, ये पॉलिथीन गाय के पेट में जाकर पचता नहीं है, वो उसकी बड़ी आंत में जाकर के लिपट जाते और किसी न किसी जगह जाकर के वह एक स्थान पर एक पॉलिथीन की थैली जब लिपट जाती है, तब फिर दूसरी थैलियां वहीं आकर लिपटती हैं और धीरे 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 आकर के उसके किसी एक हिस्से में वह एक बड़े रूप में, क्योंकि वह गाय के पेट में जाकर के भी गलती नहीं है। और ये जब पॉलिथीन जब गलती नहीं है, तब उस गाय के पेट से वह बाहर भी नहीं निकलती है और किसी आंत में चिपक जाती है, जिसके कारण उस गाय की किसी रोग के कारण या उसके पेट खराबी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हमारी फेंकी गई एक पॉलिथीन के द्वारा उस गाय की मृत्यु हुई है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति को गाय वध का पाप तो लगा ही है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जिस देश में, जिस देश के ऋषि, जिस देश का भारतीय मानव अपनी भारतीय परंपरा में प्रातः काल उठकर गंगा और यमुना आदि नदियों में, सरोवरों में स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को स्नान कराकर, सूर्य को एक लोटा जल चढ़ा करके जब अपने आप को धन्य मानता था और धन्य मान करके वह वहां से चलता था और अपनी गौ माता के चरण स्पर्श करता था, तो ऐसा लगता था उसने जैसे भारत माता की एक पूजा की है। गौ माता हमारे लिए भारत माता के सदृश ही है। इसलिए गौ माता की हत्या होना, जिस देश में गाय माता हमारे थोड़े से ही एक ऐसे व्यवहार के द्वारा जिससे हम लापरवाही कहें, जिसको हम अपने जीवन की सजगता न कहें, उसके द्वारा अगर एक गाय का भी वध होता है और भारतवर्ष अगर गौ वध से निरंतर इसी तरह से पीड़ित बना रहा, तो भारत कभी सुखी नहीं हो सकता है। हम सबको चाहिए कि अपने जीवन में उपयोगी करने वाली इन पॉलिथीनों को रोकें। इसके द्वारा समाज में बहुत सारी गंदगी पैदा होती है। नालियों में जाने के बाद यह पॉलिथीन नालियों में भी अवरोध पैदा करती है और बेचारे जो जमादार सफाई करने वाले हैं, वो अगर एक दिन छुट्टी पर जाते हैं तो पता चलता है कि नालियां पूरी गंदगी से भर गई हैं, उफनने लगी हैं और वह सड़कों को और घरों को बदबू से परेशान करने लगी हैं समाज को। अब ये सब हमारी भूल है। हम समाज में अगर स्वयं रहते हैं तो हमारा स्वयं दायित्व है कि हम सफाई अपने समाज में रखना चाहते हैं, घरों की रखना चाहते हैं, देश की रखना चाहते हैं, गांव की रखना चाहते हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इन सब चीजों को अपने जीवन के सुविधा में नहीं, बल्कि अपने जीवन के साथ साथ इस राष्ट्र की सुविधा, इस राष्ट्र की सुरक्षा, पवित्रता, इस राष्ट्र की और अपने जीवन की दोनों पवित्रताओं के साथ साथ इसका उपयोग हमें बंद करना चाहिए। क्योंकि यह जो पॉलिथीन है, नालियों में जाकर भी सड़ती नहीं है, इसका दोबारा कोई उपयोग होता नहीं है। यद्यपि मैं ये मांग भी करता हूँ साथ साथ में कि हमारा समाज जहाँ धार्मिक समाज है, हम धर्म गुरुओं के नाते, धर्म गुरु होने के नाते हम समाज से कभी कुछ मांगते नहीं है। समाज हमें सब कुछ श्रद्धा और प्रेम से देता है। लेकिन अगर ऋषियों ने कभी, विश्वामित्र जैसे महापुरुषों ने भी कभी अगर समाज से कुछ मांगा है, तो वह भी दशरथ महाराज के सामने जाकर के उनके पुत्र राम को मांगते हैं, अपने लिए नहीं, समाज के हित के लिए, राक्षसों के नाश के लिए,
इसलिए अगर कोई विश्वामित्र अगर राष्ट्र हित के लिए समाज से कुछ मांगता है तो उस मांग को बुरा नहीं समझा जाता। वैसे ही मैं एक विश्वामित्र की परंपरा का निर्वाह करने वाला सन्यासी अपने हिंदू समाज से, अपने समूचे मानव समाज से, अपने प्रत्येक भारतीय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आप अपनी गौहत्या के वध को रोकने के लिए, गलियों में गंदगी को रोकने के लिए, नालियों के अवरोध को समाप्त करने के लिए आप सब लोग अपने घरों में पॉलीथीन का लाना बंद करें और ये प्लास्टिक की थैलियों में रखे हुए सामान को बाजार से ना लाएं, अपने घर से थैली लेकर के जाएं, उसमें लेकर के आएं, जिससे आपके थोड़े से पैसे की भी बचत होगी, आपको आपकी अर्थव्यवस्था भी ठीक रहेगी। भले ही आपको थोड़ा पैसा कुछ ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ उस पॉलीथीन का पैसा भी आपकी वस्तु के साथ जुड़ जाता है। ये पॉलीथीन ज्यादा से ज्यादा 1-2 रुपए की किलो होती है और आपके 50 रुपए किलो के सामान के साथ तुल करके आती हैं। इसका मतलब है कि ये 50 रुपए किलो में आपको दी गई है और 50 रुपए किलो में तुल करके अगर आपके पास आई है तो निश्चित रूप से आपके अर्थ का भी अपव्यय हुआ है, आपके धन का भी अपव्यय हुआ है और आपके धन का अपव्यय हो रहा है, आपके स्वास्थ्य का नाश हो रहा है, आपकी नालियों का अवरोध होकर के आपकी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इन सबसे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। साथ में ही ये जब खेतों में जाती हैं, मिट्टी में जाती हैं, तब मिट्टी में भी ना गल करके ये मिट्टी में ही पड़ी रहती हैं, जिसके कारण यह पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को भी कमजोर करती हैं। और उर्वरक शक्ति समाज हमारी जब पृथ्वी की कमजोर होगी तब निश्चित रूप से धीरे धीरे हम ऐसा देखेंगे कि एक समय जिस अन्न के लिए हम आज ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन पृथ्वी जब हमें कम अन्न देने लगेगी तब इतना बड़ा समाज का पोषण किसके द्वारा होगा। इसलिए हम पृथ्वी में इस तरह के प्रदूषण को भी रोकें। हम पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को बचाने के लिए हम समाज में तमाम तरह के प्रदूषणों को न करने के लिए इसका उपयोग बंद करें। अगर इसे जलाते हैं तो जलने से जो दुर्गंध पैदा होती है, जो आकाश के जो वायुमंडल को अपवित्र करती है, और आकाश के वायुमंडल को ही नहीं बल्कि हमारी श्वास लेने वाली जो शुद्ध वायु है उसको भी प्रदूषित करती है, वह उसकी जली हुई पॉलीथीन की जली हुई गैस और उसकी दुर्गंध से हमारे अंतर में भी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं और उससे सामाजिक प्रदूषण पैदा होता है, वायुमंडल प्रदूषित होता है। इन सबको हम सब लोगों ने रोकना चाहिए। मैं एक धर्मगुरु होने के नाते अपने समूचे धार्मिक समाज से यह मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में, अपने जीवन में इस पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, जिसके द्वारा गाय हत्या को रोका जा सके, जिसके द्वारा नालियों के अवरोध होने को रोका जा सके, पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को रोका जा सके जो नष्ट हो रही है, और हम सब अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रह सकें, उसकी भी चिंता कर सकें। वरना इस सब तरह की बीमारियां हमारे ही जीवन के लिए घातक होंगी और हमारे जीवन को ही नष्ट करेंगी। इसलिए हम सब लोगों ने यह चिंता करनी चाहिए और आप सब लोग जो श्रद्धालु हैं, धार्मिक लोग हैं, ये अपने घरों में पॉलीथीन की थैलियां लाना बंद करें, ऐसा हमारा आप सबसे विनम्र अनुरोध है। जय भारत, जय श्री राम।